अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आज के साथ हाजिर खिदमत है। ये वक्त अदालती ख़बरों से रिलेटेड है। अदालती ख़बर है, जो कि हफ्ता है ज़रा छुट्टी होती है, कुछ अदालती ख़बर भी है और साथ साथ जो है बड़े अहम इशू पे गुफ्तगू करनी है। वो मैं आखिरी हिस्से में बात करूँगा। वो जजेस की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर सो रही है या कोई एक्शन नहीं ले रही है तो बुनियादी तौर पर फिर क्या तरीक़ाकार होगा पब्लिक सर्वेंट के हवाले से, उसमें मैंने गुफ्तगू करनी है। वो मैं भी बताऊंगा आपको। फिर रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से क्या काम किया है वो भी आप सर। पहले शुरू करते हैं अदालती मामलात पर। अंडर ट्रायल खातून है जो कैदी मुसम्मात ज़ैनब जो है ना, वो जेल में इंतकाल कर गई। ये कराची के हवाले से बात बता रहा हूँ। सेशन जज शर्की के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट इबाज मेहदी का वुमेन जेल का दौरा किया उन्होंने, और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने नशिस्त जो है ये वर्षा के हवाले कर दी है। और उसके मुतालिक रिकॉर्ड जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, वो सेशन जज शर्की को जमा कराई है। खातून के वर्षा ने पोस्टमार्टम रिकॉर्ड से इनकार कर दिया है। 22 जुलाई को खातून वुमेन जेल में इंतकाल कर गई थी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है वो भी कराची से रिलेटेड है। अपना जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेशन जज के हवाले से है। बीवी को कत्ल करने का इल्ज़ाम 7 साल बाद गलत साबित हो गया। अदालत ने सईद आज़म को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। यकीनन कोई ना कोई मिला हो गया। बहरहाल अगर वो हक़ाइक़ भी हो, लेकिन ये आपका सामने अदालती निज़ाम, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बड़ी कोशिश की सिस्टम ठीक हो सके पर नहीं हो सका। सईद आज़म पर तबस्सुम ज़ोहरा को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा मलीर में ये थाना सिटी में दर्ज हुआ था। गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। मुकदमा जो है ना मुद्दई शाहिद रज़ा की मुद्दईयत में दर्ज हुआ था। मकतूला को गोलियां मारी गई थी जिसकी वजह से मौत वाक़ हुई। पुलिस को कत्ल का वाक़या ये 2014 में पेश आया था। अब जो सबसे अहम केस आपके सामने रखना है और वो केस जो है वो बुनियादी तौर पर नूर मुकद्दम कत्ल केस है। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल की अदालत में पेश। सुबह से ये खबर चल रही थी कि जनाब बाप आके बैठे हुए हैं। ये देखें, ये एक अदालती निज़ाम में ये सुकम है। हम सिर्फ अदालतों को हर जगह नहीं, जहाँ गलत हों वहाँ गलत हों। यहाँ पुलिस ने अपनी मर्ज़ी से, यानी पाबंदी नहीं है कि उसने इतने टाइम पर लेकर आना है। उसने कैदी को लेकर 24 घंटे की पाबंदी है। 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। रिमांड के लिए लेकर आना है, रिमांड के लिए पेश कर दिया। और यहाँ ठीक है मौजूद रहना चाहिए उन्हें वहाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बात को गलत रंग नहीं देना चाहिए कि जनाब जैसे हम पुलिस पे भी ये इल्ज़ामत लगाना शुरू कर दें, पुलिस मिली हुई है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यानी इसको इस कन्फ्यूजन में नहीं। लेकिन अदालत के सामने जो हुआ, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी हो गई है और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले मिला हुआ था। 14 दिन तक रिमांड ले सकते हैं। 302 का मुकदमा है और साबिक सफ़ीर की बेटी है नूर मुकद्दम, थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। आला कत्ल चाकू बरामद किया गया। पुलिस मुलज़िम से बरामद किया गया। पिस्तौल और आनी मुक्का भी कब्ज़े में ले लिया है। पुलिस ने कहा मुलज़िम का मोबाइल भी रिकवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड दिया, यानी रिकवरी हो चुकी है। जो पहले जो मेन है आला कत्ल है। और मुद्दई की जानिब से शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। 2 दिन की तोसी की और पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का कहा है। अभी अगली बात जो आपके सामने मैंने, वो बड़ा अहम इशू है। अभी वीडियो बैकग्राउंड पे चल रही होगी और वो और बहरहाल मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा ख़ास तौर पर फवाद हसन की। बैकग्राउंड में उनका ट्विटर चल रहा होगा। ओकाड़ा के अंदर है, झूला गिरने से 2 छोटी बच्चियाँ मौत के मुँह में चलेंगी। पिछले साल पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQA ने बच्चों के झूलों की क्वालिटी सर्टिफिकेशन लाजमी करार दी थी और ओकाड़ा की इंतज़ामिया ने क्वालिटी सर्टिफिकेशन में बगैर झूले लगाने की इजाज़त दी तो DC को गिरफ़्तार करना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट था तो PSQCA के ज़िम्मेदार को पकड़ें। हमें यही प्रिंसिपल तय करने हैं। वीडियो भी साथ चल रही होगी। मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ इस हवाले से कि पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है और यहाँ यानी सर्टिफिकेशन हो, एक्रेडिटेशन तो कम से कम हो। कौन करेगा? यानी ये जहाँ कोई मुश्किल काम है, बायोडाटा इकट्ठा कर लें, MI सिस्टम जनरेट कर लें, जितनी जगह पर झूले हैं उनका डाटा एक जगह अवेलेबल हो। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये हर एक काम में किया जा सकता है।
कोई लाखों की तादाद में तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान। ये PSQ की भी जिम्मेदारी है कि वो सर्टिफिकेशन उनका जारी हो और उनके पास डाटा हर जगह का अवेलेबल हो और वो इफेक्टिव भी हो। सिर्फ खाली सर्टिफिकेट देकर आराम से बैठ नहीं जाना है। तो ये मामला है, इसमें मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये टाइम है, इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत भी कर सकती है, सूबाई हुकूमत भी कर सकती है। सूबाई वफाकी हुकूमत को इसमें इसलिए करना चाहिए कि ये प्रिंसिपल स्टैंड करने हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि अगर ऐसी हालात हो, क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या SOPs होने चाहिए, किस तरह का निज़ाम आना चाहिए, उसमें TORs में ये सारी चीज़ें तय। मैं डिमांड कर रहा हूँ, आगे मर्जी है उनकी। अब आखिर में 2 इशूज़ मैंने आपके सामने जो मैंने बात जिक्र किया है। सबसे पहला इशू मैं आपके सामने ये को 18 सफ़ों का है, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से ख़त लिखा है चेयरमैन नैब को और DG नैब रावलपिंडी को। रिंग रोड रावलपिंडी की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लिखा है कि सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट लिखी जाए। वो रिपोर्ट का जो जिक्र किया, पूरी रिपोर्ट का मैंने जो जिक्र है, और उस रिपोर्ट में जो जो खामियां हुई, जो जो ज़्यादतियाँ हुई, जो जो करप्शन के मामला सारे सामने आए, उन सब का जिक्र करने के बाद बाकायदा तौर पर कहा है कि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की इतनी कैपेसिटी और उस कानून में बड़े सुकून है। देखिए ना, नैब के अंदर कम से कम 90 दिन रिमांड है, आप कोई ना कोई प्रोग्रेस कर सकते हो। और नैब की कन्विक्शन रेट जो है 68% के करीब है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की 8 से 10% के करीब कन्विक्शन रेट है, जो मेरे पास डाटा है। हो सकता है बेहतर मौजूदा DG एंटी करप्शन नफीस गौर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये कैपेसिटी के बिल्डिंग और कानून में सुकम है जिसका देखना है। अब आखिर में सबसे अहम इशू जो आपके सामने है, ये तकरीबन ये आप ख़त देख लीजिएगा, चेयरमैन नैब के नाम ही है और अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सेक्शन 9 के तहत मैंने लिखा है ये। और ये मैंने जिक्र किया है कि पहला मैंने 2 जुलाई को लिखा था। इशू ये लिखा था कि अगर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मैटर टेकअप करती है तो मिसकंडक्ट के हवाले से है। लेकिन अगर करप्शन के ट्रेसेस हों, यानी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। मैंने सेक्शन 21 PPC पब्लिक और सर्वेंट का जिक्र भी किया है और सेक्शन 9 के हवाले से भी जिक्र किया। वो अपनी तरफ चलता है मिसकंडक्ट का, लेकिन ये सेक्शन 9 के तहत। और इसमें इरफान कादर का मैंने लेटर का जिक्र किया जब ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, इन्होंने ख़त लिखा था नैब को। और इसमें सबसे अहम जो इशू है, मैंने 5 सवाल उठाए हैं पैरा 15 के अंदर। और सबसे पहला जो सवाल उठाया है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ओपिनियन। ये मैंने पूछा कि ओपिनियन का स्टेटस क्या है जो अटॉर्नी जनरल को भेजा था। अटॉर्नी जनरल जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे इरफान कादर ने, मैंने उसके ओपिनियन की कॉपी मांगी है और जो कुछ भी इस पर काम हुआ उसके हवाले से वो बताया जाए दूसरे में, और प्रोग्रेस क्या हुई है इसके हवाले से, कुछ आगे काम शुरू किया है कि नहीं किया, और नैब क्यों रिलक्टेंट है अगर सेक्शन 4 और 9 को सामने रखते हुए और सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड को सामने रखते हुए और सेक्शन 9 भी सामने रखते हुए क्यों रिलक्टेंट है। तो ये ज़रा बड़ा अहम इशू है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं कर रही है तो किसी एक खाली ये तो नहीं है कि मिसकंडक्ट में बाहर निकाल दें। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है अंडर दी अपना PIDA एक्ट, और हम आप देखते हैं अगर सिविल सर्वेंट का ब्यूरोक्रेसी हो तो उनको जहाँ महकमाना कार्रवाई होती है, बाकी अगर करप्शन की हो, अगर कोई स्मगलिंग की हो, अगर कोई ड्रग का पैसा हो तो उनके खिलाफ उस मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज होने हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तक काम नहीं कर रही है या कर रही है काम, तो सेक्शन 9 के तहत इंक्वायरी हो सकती है। इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे काजी फैसला से रिलेट करना चाहें या कर लें या ना करना चाहें ना चाहे, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ इस सारे मामले में आया हूँ कि यहाँ एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म होनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।